Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today video we will know how to make a lesson plan in commerce. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रकरण है समन्वय। कॉमर्स में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन भी कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे विषय में यहाँ पे हमने कॉमर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम कॉमर्स विषय में पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी पीरियड होता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने चक्र में सेकेंड लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकेंड है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने कक्षा में 10th लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम 10th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उपविषय। यहाँ पे हमारा उपविषय में हमने अकाउंट लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा उपविषय अकाउंट है, इसलिए हमने उपविषय में अकाउंट्स को लिखा हुआ है। अगर आपका उपविषय है तो आप उपविषय लिखोगे, अदरवाइज आप उपविषय नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग के दौरान आपको जो भी समय दिया जाता है उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने अवधि में लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग के दौरान हमें टीचिंग करने के लिए 35 मिनट्स मिला हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे अवधि में 35 मिनट्स लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण समन्वय है, इसलिए हमने प्रकरण में समन्वय को लिखा हुआ है। प्रकरण से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूँ कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और इसे बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री, इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, सामान्य उद्देश्य से हमारा यहाँ पे तात्पर्य जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको सामान्य उद्देश्य के बारे में दे दूँ कि जैसे कि आप कॉमर्स की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने कॉमर्स की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। इस सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके समन्वय के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट से हम सामान्य उद्देश्य में हमारा यहाँ पे है छात्रों को समन्वय से होने वाले लाभों से अवगत कराना होता है। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को समन्वय की जांच करने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को समन्वय के चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को समन्वय की प्रकृति को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य,
तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को समन्वय का प्रत्याश्रवण कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को समन्वय को श्रवण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को समन्वय की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को समन्वय को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को समन्वय के विषय में तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को समन्वय से होने वाले लाभों व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को समझाने के लिए जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को वह टॉपिक समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हो छात्र समन्वय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो जो है कि आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है उत्पाद के कौन कौन से साधन हैं। तो छात्र आंसर देते हैं भूमि, पूंजी, उद्यमी आदि उत्पादन के साधन हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं लाभ कमाना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है अधिक लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो छात्र आंसर देते हैं लागत को कम करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है सफल व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। सफल व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो बच्चों आज हम समन्वय के विषय में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे व्याख्या। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं में एकता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की सुव्यवस्था को समन्वय कहते हैं। यह समन्वय विभिन्न कर्मचारियों, विभिन्न विभागों एवं प्रबंध व मजदूर के बीच होना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर सभी व्यक्तियों को समन्वित करके कम से कम लागत पर संस्था के अधिक से अधिक उद्देश्यों की निश्चित रूप से वृद्धि होगी। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं समन्वय का अर्थ। समन्वय उद्देश्य
की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं में एकता बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की सुव्यवस्था को समन्वय कहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, समन्वय किसके मध्य होना चाहिए? तो छात्र आंसर देते हैं, विभिन्न विभागों के मध्य होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, समन्वय क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं, क्रियाओं में एकता है। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे व्याख्या करने के लिए। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे व्याख्या। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। पहला व्याख्या करते हैं, कार्यों की एकता आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन में विभिन्न कार्य विभिन्न कर्मचारियों एवं समूहों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए कार्य के सफल संपादन के लिए उनमें समन्वय आवश्यक है। दूसरा, समन्वित प्रयास विशिष्टीकरण आधुनिक युग की एक विशेषता है। प्रत्येक कर्मचारी कार्य विशेष का एक छोटा अंश ही पूरा करता है। तीसरा, विभागों का अर्ध स्वतंत्र रूप उपक्रम के विभिन्न विभाग स्वयं में एक स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक विभाग अपने विभाग का विकास करता है। इस प्रयास में विभिन्न विभाग स्तर पर होते हैं। पहला, समन्वय व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा, समन्वय निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, समन्वय प्रबंधों का एक नियमित दायित्व है। चौथा, समन्वय नियोजित एवं सुविचारित प्रयासों का परिणाम है। पांचवा, समन्वय में समय निर्धारण, संतुलन व एकीकरण शामिल किया जाता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम की विशेषताएं। पहला, कार्यों की एकता। दूसरा, समन्वित प्रयास। तीसरा, विभागों का अर्ध स्वतंत्र रूप। समन्वय की प्रकृति। पहला, क्रमबद्ध व्यवस्था। दूसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तीसरा, नियमित दायित्व। चौथा, नियोजित प्रयास। समन्वय व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था है। समन्वय निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। समन्वय प्रबंधकों का एक नियमित दायित्व है।
व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, समन्वय कैसी प्रक्रिया है? तो छात्र आंसर देते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, समन्वय किसका दायित्व है? तो छात्र आंसर देते हैं, प्रबंध का दायित्व है। उसके बाद आप छात्रों को गृह कार्य देते हो। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, छात्र समन्वय व उसकी प्रकृति के बारे में पढ़कर आएंगे, ऐसा आप छात्रों को गृह कार्य दे सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर बाय द वे कभी भी इस पाठ्य योजना की लिंक ओपन नहीं होती है तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आप लेके देख सकते हो। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।